नमस्कार दोस्तों, मैं भोमराज आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12 के चित्रकला विषय के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से 2 यूनिट अपने कंप्लीट कर लिए और आज हम तीसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ। बहुत जनों से मैंने कहते हुए सुना है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, याद नहीं होता या समझ में नहीं आता, कितना भी पढ़ लो समझ में नहीं आ रहा है, इधर का उधर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसको याद करने के लिए, अपने दिमाग में रखने के लिए आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। कम रटना है, रटने वाली चीज़ रटनी ही पड़ती है, लेकिन आपको बहुत कम रटना है इसमें और समझना ज़्यादा है। जितना आप इसको समझोगे उतना ही ये आपके दिमाग में रहेगा और आप फिर कभी नहीं भूलोगे। तो ये राजस्थानी लघु चित्र शैलियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के लिए, इस यूनिट को समझने के लिए हम इसको कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग अपन इसमें पढ़ेंगे परिचय। इसका क्या परिचय है, राजस्थानी शैली से क्यों कहते हैं और इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ था या किसने किया था, कितने भागों में विभाजन हुआ, ये सब अपन इस परिचय में पढ़ेंगे। इसे राजस्थानी शैली क्यों कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, ये सब अपन परिचय में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उद्भव और विकास। उद्भव मतलब कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी ये कितनी पुरानी है, कब से शुरू हुई, शुरुआत में इसके जो चित्र बने वो कहाँ बने, किस प्रकार से बने, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विशुद्ध राजस्थानी शैली। विशुद्ध का मतलब जब उद्भव हुआ होता है तो वहाँ पर विशेषता कहीं और की होती है। जैसे अपन ने मुगल शैली में पढ़ा था कि जब बाबर भारत में आया और बाबर के बाद हुमायूं, तो उनके समय में जो चित्रकला की विशेषता थी, उनके समय में जो चित्र बनते थे उन पर ईरानी प्रभाव था, यानी वो ईरान से आए थे। शुरुआत की तो प्रभाव ईरानी होगा, विदेशी प्रभाव था। लेकिन अकबर और जहांगीर के समय में उस कला में भारतीय प्रभाव आ गया था। तो भारतीय प्रभाव का मतलब अपन ने मुगल शैली की परिभाषा यही पढ़ी थी कि ईरानी और भारतीय या राजस्थानी शैली मिलकर मुगल शैली का विकास होता है, या ये ईरानी और भारतीय राजस्थानी शैली को मुगल शैली की जन्मदात्री कहा जाता है। तो वो विशुद्ध मुगल शैली हो गई। तो यहाँ पर विशुद्ध राजस्थानी शैली कब होगी, जब अपने राजस्थान का यानी कि स्थानीय प्रभाव इसमें आएगा। स्थानीय चित्र, स्थानीय लोगों के चित्र या जो स्थानीय ग्रंथ हैं उनके चित्र, अपने राजस्थान में जो ग्रंथ लिखे गए, राजस्थान में कुछ रचनाएं हुई है, या राजस्थान के लोगों के चित्र, राजस्थान के जो राजाओं के चित्र, उनसे संबंधित जब अपन यहाँ पर चित्र बनने शुरू हुए तो उससे बोलते हैं विशुद्ध राजस्थानी शैली। तो विशुद्ध राजस्थानी शैली की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, कौन कौन से चित्र बने, ये सब अपन विशुद्ध राजस्थानी शैली में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्वर्णकाल। स्वर्णकाल यानी चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचती है। चरमोत्कर्ष जैसे अपन ने मुगल शैली में देखा था कि मुगल शैली जब चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी उस समय काल था जहांगीर का, तो जहांगीर का काल मुगल चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थानी शैली में अपन देखते हैं तो किस समय में राजस्थानी शैली चरमोत्कर्ष पर थी, यानी सबसे ज्यादा विकास राजस्थानी शैली का कब हुआ था, ये स्वर्णकाल हो गया। तो ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे शैलीगत वर्गीकरण, यानी कि राजस्थानी शैली को पढ़ने के लिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे राजा राज करते थे, बहुत सारी रियासतें थी और प्रत्येक रियासत का एक मुखिया होता था, एक राजा होता था। अब एक राजा होता था तो अपन ने ये भी, मैंने जब मुगल शैली पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राजा की एक अलग विशेषता होती है, प्रत्येक राजा की अलग रुचि होती है, ठीक है। तो उनकी रुचि के अनुसार किस प्रकार के चित्र बने, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में अलग अलग स्थान है, तो स्थान की विशेषता यानी भौगोलिक विशेषता भी राजस्थान की अलग है। किस प्रकार से, जैसे बीकानेर जैसलमेर की तरफ देखते हैं, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ बहुत ज़्यादा रेतीले टीले हैं। मेवाड़ की तरफ जाएंगे तो रेतीले टीले नहीं है, वहाँ पर हरे भरे पेड़ मिलेंगे। इधर अजमेर की तरफ देखेंगे, किशनगढ़ की तरफ, अजमेर की तरफ, तो पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं। पहाड़ के अलावा मतलब झीलें ज़्यादा हैं,
जैसे पुष्कर की झील है, किशनगढ़ में भी झील है, अजमेर की आना सागर झील है, तो वहाँ पर झीलों से संबंधित चित्र बनेंगे। इसके अलावा कहीं पर अब अगर पशु पक्षियों को देखें तो कहीं पर कुत्ते ज़्यादा हैं, कहीं पर गाय ज़्यादा हैं, कहीं पर शेर चीते ज़्यादा हैं। जैसे कोटा और बूंदी की तरफ देखें तो लगभग जंगल ही जंगल है, तो वहाँ पर शेर चीते जंगली पशु ज़्यादा दिखेंगे। इस प्रकार से मतलब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग है। तो इसलिए राजस्थान की जो शैली है, राजस्थानी शैली है, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार। इसलिए शैलीगत वर्गीकरण भी इसका हुआ है, कितने भागों में इसको बांटा है, क्यों बांटा है, और अगर बांटा है तो इनकी अलग अलग विशेषता क्या है, ये सब अपन इसमें देखेंगे। और कौन से भाग में कौन से स्थान आते हैं, ये सब अपन शैलीगत वर्गीकरण में देखेंगे। और एक छठवां भाग भी आता है इसमें। छठवां भाग अब कौन सा होता है, क्योंकि उद्भव होता है चरमोत यानी उसका विशुद्ध विकास भी होता है, स्वर्णकाल भी यानी कि चरमोत्कर्ष भी पहुंचती है, तो अपन ये भी देखते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होता है। सूर्य सुबह उदय होता है तो शाम को अस्त भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो राजस्थानी शैली है, जिस प्रकार से उदय हुई थी, चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, लेकिन अंत में धीरे धीरे उसका भी जो है पतन हो गया था, धीरे धीरे उसका भी अंत हो गया था। अब वो अंत किस वजह से हुआ, ये सब भी अपन इसमें देखेंगे। तो इस पॉइंटों के आधार पर अपन राजस्थानी शैली को पढ़ेंगे। और इस पॉइंटों के आधार पर किस प्रकार से पढ़ रहे हैं मैं बिल्कुल आपको आसानी से समझा दूंगा, आपको समझ कर पढ़ना है। मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल यानी कि मेरा वीडियो देखने से पहले आप अपना कॉफ़ी और पेन साथ में लेकर बैठना, क्योंकि मैं लिखता बहुत कम हूँ और बोलता ज़्यादा हूँ। तो मैं जो भी बोलता हूँ वो आप साथ साथ में लिखते रहिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लिखा हुआ आपको दिखे या लिखा हुआ याद रह जाए, या मैं बोलता हूँ वो आपको याद ही नहीं रहे, फिर आप कहो कि बाद में कि समझ में नहीं आया। तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल समझना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, आपको अच्छे से समझ में आए तो इसको लाइक कर देना। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। मैं अगले वीडियो में आपको बिल्कुल उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अब आगे चलते हैं अपन। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं परिचय। तो परिचय के बारे में अपन देखते हैं तो सबसे पहले यही आता है, अपने इस यूनिट का नाम ही ये राजस्थानी लघु चित्र शैली यानी राजस्थानी शैली। ठीक है, तो अब राजस्थानी शैली, तो इसका नाम राजस्थानी शैली क्यों रखा गया। सबसे पहली बात यही आती है कि भाई राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थानी शैली इसलिए कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में, कब, 15वीं शताब्दी में जैन अपभ्रंश गुजरात और पश्चिमी भारतीय शैली में, इन सभी शैलियों में नई विशेषताएं आई, नया कलेवर आया। यानी कोई भी चीज़ में अगर नई विशेषता आ जाती है तो शायद उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब पहले इनका नाम क्या क्या था, जैन अपभ्रंश गुजरात, इन सभी शैलियों में नई विशेषता आनी शुरू हो गई। नई नई मतलब कलर इनके चेंज हो गए, इनके जो चित्र बनाने की टेक्निक चेंज होने लगी। और टेक्निक तो वैसे वही थी, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो मतलब इनकी शैली में परिवर्तन आया, नई विशेषताएं इनमें आई। तो अब नई विशेषताओं के साथ इनका नाम जो है वो क्या रख दिया गया, इनका नाम है वो राजस्थानी शैली रख दी गई। अब राजस्थानी शैली क्यों मतलब राजस्थानी शैली रखने का रीज़न क्या था, राजस्थान प्रदेश में यानी कि राजस्थान प्रदेश में जो भी शैली विकसित होती है उसे राजस्थानी शैली कहा जाता है। अब देखो इसका विभाजन भी होता है, इसके नाम को लेकर थोड़ा वो हुआ था। तो विभाजन किस प्रकार से, तो इस राजस्थान यानी इस शैली का सबसे पहला विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। सबसे पहला विभाजन, सबसे पहला विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग।
1916 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। उस राजपूत पेंटिंग में ये जो राजस्थानी शैली है या इसके आसपास की जो भी शैलियाँ हैं अपने भारत से, उन सभी की जानकारी इस पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है। अब इसका विभाजन किस प्रकार से किया आनंद कुमार स्वामी ने? आनंद कुमार स्वामी ने इसका विभाजन किया अर्वाचीन भारतीय चित्रकला, यानी पूरे भारत में जो चित्रकला थी उसको आनंद कुमार स्वामी ने दो भागों में बांट दिया। एक भाग कौन सा था? राजपूत शैली, दूसरा भाग था मुगल शैली। यानी कि अपने यहाँ पर राजपूत जो जहाँ जहाँ पर जो राज्य करते थे उसको कहते थे राजपुताना, यानी राजस्थान का पहले क्या नाम था? राजपुताना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर राजपूत राजा शासक करते थे वहाँ की कला को तो इन्होंने कह दिया राजपूत शैली, और जहाँ पर मुगल राज्य करते थे उस शैली को आनंद कुमार स्वामी ने क्या नाम दे दिया? क्या? मुगल शैली। जहाँ पर राजपूत शासक करते थे वो राजपूत शैली, जहाँ पर मुगल शासक करते थे वो मुगल। यानी पूरे भारत में एक तरफ मुगल राज्य अपना राज चलाते थे, एक तरफ राजपूत चलाते थे। तो आनंद कुमार स्वामी ने जो यहाँ पर शैली विकसित थी उसको दो नाम यानी दो भागों में डिवाइड कर दिया, राजपूत शैली और मुगल शैली। इसके बाद कुछ ने इनका विरोध किया कि जो ये राजपूत शैली है कहीं पर पहाड़ों में भी इसका विकास हो रहा है, कहीं पर अलग अलग, मतलब कुछ तथ्य और प्रमाण सामने आए। तो उन तथ्य और प्रमाणों के अनुसार ये जो राजपूत शैली थी इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। यानी अपने राजस्थान प्रदेश में जो शैली या जो कला विकसित हुई उसे राजस्थानी शैली कह दिया, और जो पहाड़ी इलाकों में जैसे पंजाब और हिमाचल की जो घाटियां हैं वहाँ पर जो चित्रकला विकसित हुई थी उसे पहाड़ी शैली नाम दे दिया गया। यानी कि पूरे भारत में जो कला थी उसको दो भागों में बांट दिया, राजपूत शैली और मुगल शैली। और मुगल शैली अपन ने पढ़ ली कंप्लीट। अब राजपूत शैली की बात करते तो राजपूत शैली को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। ठीक है, अब राजस्थानी शैली के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि राजस्थानी शैली को भौगोलिक स्थिति के अनुसार और उनकी क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर, यानी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषता मैंने आपको बताई थी। कहीं पर कुत्ते ज़्यादा थे, कहीं पर बकरियां ज़्यादा थी, कहीं पर गाय ज़्यादा थी, कहीं पर शेर ज़्यादा थे, कहीं पर घोड़े ज़्यादा थे। पेड़ पौधों की भी अलग अलग विशेषता, कहीं पर नीम के पेड़ ज़्यादा, कहीं पर खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा, कहीं पर आम के पेड़ ज़्यादा, कहीं पर बबूल के पेड़ ज़्यादा। ठीक है, और लोगों की अलग अलग विशेषता, कहीं पर ओढ़नियाँ ओढ़ रहे हैं, कहीं पर लहंगा पहन रहे हैं, जो आभूषण है उनकी भी अलग अलग विशेषता, लोगों की भी जो पुरुष है उनकी भी अलग अलग विशेषता, कहीं पर लंबी मूछ रखते हैं, कहीं पर लंबी दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार जो राजस्थानी शैली है, राजस्थान प्रदेश में जो कला है उसको भी चार भागों में डिवाइड कर दिया। चार भाग कौन कौन से? एक मेवाड़ शैली, दूसरी मारवाड़ शैली यानी मेवाड़ शैली, मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन से? जैसे उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, प्रतापगढ़, ये सब। ठीक है, तो ये सब मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो शैली विकसित होती है उसे मेवाड़ शैली नाम दे दिया गया। मारवाड़ शैली कौन सी? मारवाड़ यानी अपना यानी नागौर का इलाका, जैसे नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ भी मारवाड़ शैली में आता है, सिरोही, पाली, ये सब मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में, इन रियासतों में जो शैली विकसित होती है, जो कला विकसित होती है उसे मारवाड़ शैली कहा गया। तीसरा जो भाग है वो हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली कौन सा? कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में जो शैली विकसित होती है उसे हाड़ौती शैली नाम दिया गया। और अगला है ढूंढाड़। ढूंढाड़ कौन सा? जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावाटी, इन क्षेत्रों में या इन रियासतों में जो भी शैली विकसित हुई उसे ढूंढाड़ शैली नाम दिया गया। तो यानी कि राजस्थानी शैली को भी चार भागों में डिवाइड कर दिया, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से भाग में कौन से क्षेत्र आते हैं, मैंने आपको बताए हैं, आपने लिख लिया होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि नाथ द्वारा कौन सी शैली के अंतर्गत आता है, या कोटा है वो किस शैली की उपशैली है, अलवर किस शैली की उपशैली है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
और ये जो पहाड़ी शैली है ये अपन जब पहाड़ी का एक अलग से यूनिट दे रखा है तो वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। पहाड़ी शैली के भी बहुत सारे भाग है, तो 12th क्लास की जो बुक है उसके अनुसार या कला के अनुसार जो मुख्य भाग है वो तीन ही हैं, गुलेर, कांगड़ा और बसोहली। ठीक है। इस वैसे तो बहुत सारे भाग है, बहुत सारी रियासतें थी, अलग अलग जगहों पर चित्र बने, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही पढ़े जाते हैं, तीन का ही क्वेश्चन आता है। और 12th क्लास की बुक में भी ये तीन ही दे रखे हैं, इसलिए अपन तीन को ही पढ़ेंगे। तो ये विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं उद्भव, यानी कि ये कितनी पुरानी है, प्राचीन समय में कौन कौन से जो ग्रंथ है वो चित्रित किए गए थे, कब किए गए थे, ये सब अपन देखेंगे। तो देखते हैं कला व साहित्य की दृष्टि से, कला व साहित्य की दृष्टि से 7वीं से 12वीं सदी का समय है वो उत्थान का समय था। 7वीं से 12वीं सदी में, मतलब उत्थान का समय का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कला का है। यानी जो कला और साहित्य की दृष्टि से उत्थान का समय, कला और साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास इस समय हुआ था 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। यानी जो जैन, अपभ्रंश, गुजरात शैली जो अपन ने पढ़ी थी उसका समय यही था 7वीं से 12वीं तक। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं तो 7वीं शताब्दी में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख मिलता है। यानी कि 7वीं शताब्दी में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब अब देख लो आप, ये राजस्थानी शैली कितनी पुरानी है। राजस्थान में 7वीं शताब्दी में कोई कलाकार है जिसका नाम क्या है, चित्रकार श्रृंगधर। तो 7वीं शताब्दी में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख मिलता है। वो कौन से राजा के पास में था? मरु प्रदेश के राजा, यानी कि जो जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है उसे मरु प्रदेश कहा जाता था, जैसलमेर। तो मरु प्रदेश के राजा सील के दरबार में कार्यरत था। किसके दरबार में? सील के दरबार में। अब देख लो राजस्थान के लोग हैं वो 7वीं शताब्दी में भी अपने चित्रकारों को रखते थे। तो ये जो जानकारी किसने दी थी? लांबा तारानाथ ने। तिब्बती यात्री था एक लांबा तारानाथ, उसने ये जानकारी दी थी कि 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के राजा सील के दरबार में एक श्रृंगधर नाम का कलाकार है, वो चित्रकारी का काम करता था। तो कहने का मतलब 7वीं शताब्दी में राजस्थान में चित्र बनते थे। इसके बाद अपन देखते हैं 1060 ईस्वी में, कब? 1060 ईस्वी में अधोर नियुक्ति वृत्ति ग्रंथ, 1060 ईस्वी में अधोर नियुक्ति, ये चित्रित ग्रंथ है। अधोर नियुक्ति वृत्ति नाम का एक चित्रित ग्रंथ मिलता है जिसमें प्रभाव किसका? अपभ्रंश शैली का प्रभाव, अपभ्रंश शैली का ग्रंथ है। अपने राजस्थान में ही ये चित्रित हुआ है। अपभ्रंश शैली का कहाँ से मिला है? जैसलमेर में मिला है। कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसलमेर से प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब ये भी एक राजस्थान का एक ग्रंथ है। तो 7वीं शताब्दी में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब 7वीं शताब्दी से अपन प्राचीन काल देखते हैं तो 7वीं शताब्दी में भी चित्रकार काम करते थे। अब ये अधोर नियुक्ति वृत्ति राजस्थान से ही प्राप्त हुआ है। 1060 ईस्वी में लिखा गया, 1060 ईस्वी में जो चित्रित हुआ ग्रंथ ये जैसलमेर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कि आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब इस समय भी 7वीं शताब्दी से भी अपने राजस्थान में चित्रकला का काम है वो शुरू हो गया था। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो 1422 से 23 ईस्वी में सुपासनाचर्यम नाम का ग्रंथ जो कि देलवाड़ा यानी कि मेवाड़ से लिखा, अपन मान सकते हैं मेवाड़ से ये ग्रंथ है वो प्राप्त हुआ था, सुपासनाचर्यम। तो कहने का मतलब है उद्भव कब से माना जाता है? अगर उद्भव की अगर बात करें तो राजस्थानी शैली का उद्भव कब हो गया था? 7वीं शताब्दी में ही राजस्थानी शैली का उद्भव हो गया था। लेकिन उस समय वो विशेषता कुछ अलग थी, पर्सनल राजस्थान की विशेषता नहीं थी, इसलिए उसको राजस्थानी शैली नाम है वो नहीं मिला था। या उस समय राजस्थान का नाम ही राजस्थान नहीं था तो राजस्थानी शैली नाम कैसे मिलता? ठीक है। तो राजस्थान का नाम भी बाद में ही निकला, इसलिए बाद में इसको राजस्थानी शैली नाम दे दिया गया था। अन्य की अगर बात करें तो वसंत विलास, भागवत पुराण, आदि पुराण ये भी 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच है वो चित्रित हो गए थे। तो उद्भव की अपने आपको समझ में आ गई होगी। उद्भव 7वीं शताब्दी से लामा तारानाथ ने बताया था कि 7वीं शताब्दी में भी राजस्थान में चित्रकार काम करते थे जो कि मरु प्रदेश के राजा सील के दरबार में
में कर थे। अब अधोर नियुक्ति वृत्ति ग्रंथ है, वो भी बिल्कुल एकदम प्राचीन ग्रंथ है, जो कि 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ भी, ये नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे इस नाम को। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये ग्रंथ भी प्राचीन है, तो कहने का मतलब राजस्थानी शैली बहुत पुरानी है। 7वीं शैली से इसके जो अवशेष मिलते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब अपन देखते हैं विशुद्ध राजस्थानी शैली, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान की जो निजी विशेषताएं हैं वो कब से शुरू हुई थी, निजी विशेषताओं के साथ जो चित्र बनाना है वो कब से शुरू हुआ था। तो निजी विशेषताओं की अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जो समय है, प्रारंभ कब हुआ था, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। उत्तरार्ध पूर्वार्ध का मतलब 15वीं शताब्दी के बाद का समय। आदि 15वीं शताब्दी जब बीतती है तो आदि से आगे निकल जाती है तो उत्तरार्ध हो जाता है, आदि से पहले रहती है तो पूर्वार्ध होता है। तो 15वीं शताब्दी आदि बीत जाती है उसके बाद का, और 16वीं शताब्दी से जो पहले का शुरुआती का समय, 15वीं शताब्दी के लास्ट का समय और 16वीं शताब्दी के जो शुरुआत का जो समय है, वो समय, उस समय से इसका प्रारंभ हुआ था विशुद्ध राजस्थानी शैली का। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से जो विशुद्ध राजस्थानी शैली की शुरुआत है वो हुई थी। अब शुरुआत में जो पहला जो चित्र है वो क्या कौन सा देखने को मिलता है, तो 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह, जो कि मेवाड़ के हैं और अपने महाराणा प्रताप उनके पुत्र हैं, तो उनके समय में रागमाला का चित्रण किया गया था या करवाया गया था, जिसका चित्रकार का नाम क्या है, निसारदीन। यानी जो ये सबसे विशुद्ध राजस्थानी शैली का सबसे पहला ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ है ये, कौन सा, रागमाला। रागमाला के बारे में मैं आपको बताऊंगा। राग मतलब ये संगीत से रिलेटेड है, तो संगीत से संबंधित ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है रागमाला। तो महाराणा अमर सिंह के समय 1605 में ये चित्रित किया गया था, जिसका चित्रकार कौन है, निसारदीन। इसके बाद विशुद्ध राजस्थानी शैली के और भी उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं। 1628 में साहिबदीन के द्वारा एक और सेट तैयार किया गया था रागमाला का, यानी कि यह निसारदीन ने चित्रित किया था, तो साहिबदीन का मैं भी चित्रित करूंगा। तो 1628 में साहिबदीन ने एक और सेट जो चित्रित किया था, किसका, रागमाला का। इसके बाद अन्य में गीत गोविंद है, रसिक प्रिया है, बिहारी सत्सई, भागवत पुराण, ये सब है बाद में धीरे धीरे चित्रित होने लगे। कहने का मतलब ये राजस्थानी शैली की विशेषता के आधार पर, राजस्थानी शैली से रिलेटेड उनकी जो स्थानीय विशेषता के आधार पर है ये चित्रित हुए थे। तो इसीलिए इसको विशुद्ध राजस्थानी शैली कहते हैं। और विशुद्ध राजस्थानी शैली का समय क्या बताया था, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और पूर्व शताब्दी के 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय है, वो विशुद्ध राजस्थानी शैली का समय माना जाता है। कहने का मतलब 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच में जो भी ग्रंथ चित्रित हुए हैं वो विशुद्ध राजस्थानी शैली में चित्रित हुए हैं। अब अपन देखते हैं स्वर्णकाल के बारे में कि ये राजस्थानी शैली का जो स्वर्णकाल कौन सा, किस समय को कहा जाता है, या राजस्थानी शैली का जो कला के क्षेत्र में या राजस्थानी शैली है वो चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी, किस समय में पहुंची थी, बहुत ज़्यादा विकास राजस्थानी शैली का कब हुआ था, ये अपन देखेंगे। तो 17वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी शैली चरम पर थी। क्या लिखा, 17वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी शैली है वो चरम पर, यानी कि इसका 17वीं शताब्दी के आसपास लगभग राजस्थानी शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। अब डॉक्टर काल खंडालावाला ने क्या कहा कि 17वीं 18वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय है उसको राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। कहने का मतलब राजस्थान में 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में जो भी चित्र बने, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में बहुत ज़्यादा चित्र बने, बहुत ज़्यादा राजस्थानी शैली का विकास हुआ। इसलिए काल खंडालावाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय को राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल किस समय को माना जाता है, तो आपको ये लिखना है काल खंडालावाला के अनुसार 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय को राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इस समय में राजस्थान में बहुत ज़्यादा चित्र बने थे और वो भी राजस्थान की निजी विशेषता के साथ है वो चित्र बने थे, इसलिए राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल माना जाता है।
इसके बाद 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया था शैलीगत वर्गीकरण का। तो शैलीगत वर्गीकरण मैंने आपको प्रारंभ में बता ही दिया। शुरुआत में परिचय के साथ जब इसका विभाजन बता रहा था उस समय मैंने आपको बता ही दिया शैलीगत वर्गीकरण कि राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा है उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, और इनकी जो निजी विशेषताएं, अलग अलग रियासतों की निजी विशेषताएं, उनके अनुसार राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ठीक है, प्रत्येक, जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ में है वो अलग अलग स्थान आते हैं, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, प्रतापगढ़। मारवाड़ में भी अलग अलग जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ा आते हैं। ढूंढाड़ के अंतर्गत जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावाटी ये सब आते हैं। तो इनके अनुसार ये शैलीगत वर्गीकरण भी अपन ने पढ़ लिया। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना चाहिए। तो 19वीं सदी में अंग्रेजों के बदलते राजनीति, यानी कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज आ गए थे अपने यहाँ पर, राजस्थान में भी अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तो उनका राजनीतिक प्रभाव के कारण, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो राजस्थानी शैली है उसका प्रभाव बहुत कम होने लग गया। और जो भाव चित्र, यानी अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाव चित्र अपने राजस्थान में बने, तो भाव चित्रों के स्थान पर है वो निर्जीव चित्र ज़्यादा बनने लगे। व्यक्ति चित्र है, इस प्रकार के भोजन में निर्जीव चित्र बनने लगे, यानी भाव चित्र बिल्कुल समाप्त हो गए थे। इस प्रकार से राजस्थानी शैली का भी है वो धीरे धीरे वो राजस्थानी शैली भी नष्ट होने लगी। राजस्थानी शैली का भी जो प्रभाव है वो कम होने लगा था। अब कल अपन पढ़ेंगे शैलियों के बारे में। अपन ने शैलीगत वर्गीकरण तो कर ही लिया, शैलियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी शैली को 4 भाग में बांटा है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो कल से अपन मेवाड़ शैली शुरू करेंगे। कितनी शैलियाँ अपन कल पढ़ पा रहे हैं, 2-3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आप कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उस एग्ज़ाम में भी ये यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा इसको गहराई से और थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम रटना है और आपको समझना ज़्यादा है। एक बार अपन इसका फिर से जो आज पढ़ा था उसका फिर से अपन रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले अपने परिचय पढ़ा था, यानी कि राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली क्यों कहते हैं। तो जैन अपभ्रंश गुजरात, और जो जैन अपभ्रंश गुजरात शैली में जो नया कलेवर लेकर जो शैली विकसित होती है उसे राजस्थानी शैली नाम दिया गया। और राजस्थान प्रदेश में या राजस्थानी रियासतों में जिस शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली कहा गया। उद्भव के बारे में अपन ने पढ़ा था कि 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है, जो कि मरु प्रदेश के राजा सील के दरबार में कार्यरत था। उसके बाद अगर और अपन उदाहरण देखें तो 1060 में अधूर नियुक्ति वृत्ति ग्रंथ चित्रित हुआ था अपने राजस्थान में। उसके बाद देखते हैं तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ अपने राजस्थान में चित्रित हुआ था। उसके बाद सुपासनाचर्यम, इसके बाद और भी कई ग्रंथ हैं वो चित्रित हुए थे। तो ये इनके उदाहरण हैं उद्भव के, यानी बहुत पुराने उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं। विशुद्ध राजस्थानी शैली की बात करते हैं तो 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण हुआ था, जिसका चित्रकार था निसारुद्दीन। इसके बाद अपन ने और भी देखा था। इसके बाद स्वर्णकाल, तो डॉक्टर काल खंडालावाला के अनुसार 17वीं 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध का समय है या प्रारंभिक समय है वो राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल, यानी इस समय में राजस्थान में जो भी शासक हुए थे उनके समय को राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। शैलीगत का वर्गीकरण मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थानी शैली को 4 भागों में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। अगर आनंद कुमार स्वामी की विभाजन की बात करें तो राजस्थानी शैली का सबसे पहला विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था, जो कि अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया था। और जो राजस्थान, अपने प्रदेश का नाम राजस्थान है, वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। उसकी एक पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने अपने प्रदेश का नाम सबसे पहले राजस्थान नाम से नाम लिखा था। उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान में प्रचलित राजस्थान शब्द बोला जाने लगा। आज बस इतना ही। अब कल अपन अलग अलग शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, ये सब अपन शैलियों के बारे में अपन पढ़ेंगे जल्द से जल्द। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में मैं आपको ये पूरा करवा दूँ
जो 12th क्लास का जो भी सिलेबस है, जो भी कोर्स है, मैं आपको पूरा करवा दूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो पाएगा तो अच्छी बात है। लॉकडाउन में आपको पूरी हेल्प दूंगा मैं। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक करते रहना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। धन्यवाद।